मध्य प्रदेश में कृषि यंत्र अनुदान योजना के अंतर्गत कस्टम हायरिंग योजना में सब्सिडी अनुदान लेने की आज आखिरी तारीख है। वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। इसमें हम पूरी जानकारी के साथ बात करेंगे और डिटेल से बात करेंगे। तो चैनल पर अगर अभी तक आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कस्टम हायरिंग योजना के बारे में पूरी जानकारी के साथ बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कस्टम हायरिंग योजना जो कि निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 2024-25 कृषकों को कृषि फसलों हेतु किराए पर ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र उपलब्ध कराकर सेवाएं देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी साइट भी है www.chsc.mpdag.organization के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। तो इस योजना में कस्टम हायरिंग केंद्र प्रदेश के सभी जिले में खोले जाना है। प्रत्येक कस्टम हायरिंग केंद्र हेतु आवश्यक ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र के क्रय की लागत पर आवेदक जो अलग अलग जाति से सामान्य हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अलग अलग तरह की जो जातियाँ हैं कि जो कृषक हैं, कृषक के समूह को तथा ऐसे एफपीओ को 40% अधिकतम रुपये 10 लाख तक का क्रेडिट लिक्विड बैंक अनुदान दिया जाएगा। अनुदान की गणना की बात करें तो मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 1 दिसंबर 2023 में उल्लेखित प्रत्येक यंत्र हेतु दिए गए प्रावधान अनुसार अधिकतम सीमा तक की जाएगी। इसके साथ बात करें तो आपको जो डीडी है वो जमा करनी है। प्रदेश की अगर बात करें तो कुल 1000 कस्टम हायरिंग केंद्रों पर सामान्य के 572 है, अनुसूचित जनजाति के कुल 173 है, अनुसूचित जाति के कुल 151 है और एसआरएलएम के कृषक समूह के कुल 52 तथा एफपीओ के कुल 52 लक्ष्यों का जिलेवार विवरण आमंत्रित की सूचना कर दी गई है। आवेदन पूरी तरह से किए जा रहे हैं ऑनलाइन। जिले अनुसार लक्ष्यों को कम करने अथवा बढ़ाने के अधिकार कृषि अभियांत्रिकी यानी कि कृषि विभाग के पास होंगे। योजना के अंतर्गत आवेदक को 10,000 रुपये की बैंक ड्रॉप के रूप में जमा करानी होगी। ऑनलाइन राशि जो है वो आपको जमा करनी है। दूसरी ओर बात करें तो आवेदन करने की जो अवधि है वो 30 जुलाई से 14 अगस्त 2024 है। उसके बाद बात करें तो इसमें लॉटरी के हिसाब से जिलेवार की जो सूची है वो निर्धारित की जाएगी। वो सूची कब निकलेगी? 16 अगस्त 2024 को दोपहर 12 बजे संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी भोपाल में कंप्यूटराइज्ड लॉटरी की जाएगी। लॉटरी जिले के हिसाब से निर्धारित की गई है और इसकी जो साइट है कृषि अभियांत्रिकी का जो पोर्टल है www.cscmpdag.organization पर 16 अगस्त 2024 को शाम 5 बजे आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर योजना के अंतर्गत हम बात करें तो जो उपयुक्त पाए गए आवेदक हैं उनकी धरोहर राशि केंद्र स्थापना के उपरांत लौटाई जा सकेगी, किंतु यदि आवेदक केंद्र स्थापित करने में असफल रहता है तो धरोहर राशि शासन द्वारा राजसात कर ली जाएगी। यानी कि जिन व्यक्तियों का आवेदन स्वीकार कर लिया गया है वो इस केंद्र को स्थापित करने में पैसे जुटाने में अगर असफल रहता है तो उसकी राशि सरकार द्वारा ले ली जाएगी, वो राशि वापस नहीं की जाएगी। तो इसलिए आपको करना क्या है कि अगर आपका चयन हो गया है तो आपको धरोहर राशि जो इसमें निर्धारित राशि है जो यंत्र खरीद रहे हैं उस राशि का इंतजाम आपको करना होगा। इसमें एक चीज़ और आपको ये ध्यान देना है कि जो लॉटरी है वो कंप्यूटराइज लॉटरी पद्धति से किया जाएगा। एक व्यक्ति केवल एक जिले एक ग्राम हेतु ही आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। एक से अधिक जिलों ग्राम हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में उसके सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। यानी कि एक व्यक्ति को एक ही जगह से आवेदन करना है, हर जगह से वो आवेदन अगर करता है तो उसके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। एक चीज़ और आपको इसमें क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि किसके नाम से जो ड्राफ्ट है डीडी बनानी है, तो उसमें आपके सामने स्क्रीन पर अलग अलग जिलों के जो अधिकारी हैं उनके नाम दिए गए हैं। उनके हिसाब से आपकी जो पूरी जानकारी भरकर आपको डीडी जमा करनी है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसमें नर्मदापुरम है, उज्जैन है, शहडोल है और जबलपुर संभाग के सभी ज़िले हैं, सागर संभाग के सभी ज़िले हैं। तो इस तरीके से बात करें तो इंदौर भोपाल के सभी ज़िले हैं, उसमें आप अपने ज़िले के अनुसार जो भी सहायक यंत्री है कृषि विभाग के उनके नाम से आप डीडी बनवा सकते हैं। पूरी जानकारी स्क्रीन पर आपको दिख रही है। उसके बाद योजना के अंतर्गत बात करें तो योजना के अंतर्गत एक ग्राम तथा एक परिवार में केवल एक ही कस्टम हायरिंग केंद्र दिए जाने का प्रावधान है। यानी कि एक से ज़्यादा जगह से आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बात करें
तो जिले हेतु उपयुक्त पाए गए ऑनलाइन आवेदनों की श्रेणी सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हिसाब से जो भी जाति है उसके हिसाब से कंप्यूटर जो लॉटरी होती है, लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रकार से निर्धारित प्राथमिकता सूची अनुसार ही आवेदक को जिले के अनुसार केंद्र स्थापित करने के विचार क्षेत्र में लाया जाएगा। आगे क्या है, अभिलेखों का जो सत्यापन है आवेदक एवं प्रावेदित जिले से संबंधित कृषि यंत्र कार्यालय में दिनांक 20 से 21 अगस्त 2024 को कार्यालय दिवस में 10:30 बजे से 5:30 बजे तक किया जाएगा। उक्त दिनांक को केवल अन्य लक्ष्य के अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों के अभिलेखों का ही सत्यापन किया जाएगा। यानी कि पूरी चीज़ें आपके सामने हमने स्पष्ट कर दी है, क्या क्या इस योजना में शर्तें हैं और कैसे व्यक्ति आवेदन कर सकता है, डीडी कहाँ पर बनेगी और डीडी से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है जिले के हिसाब से जो सहायक यंत्री है उसके भी नाम हमने आपको स्क्रीन पर बता दिए हैं। उसके बाद बात करें तो योजना के अंतर्गत उपयुक्त पाए जाने वाले जो भी आवेदक हैं उनकी धरोहर राशि केंद्र स्थापित होने पर भौतिक सत्यापन उपरांत लौटाई जा सकेगी। यानी कि आपको केंद्र अगर मिल गया है, आपका चयन हो गया है, तो उसके बाद आपका भौतिक सत्यापन होगा। भौतिक सत्यापन होने के बाद ही आपकी जो धरोहर राशि है वो लौटाई जाएगी। किंतु यदि आवेदक केंद्र स्थापित करने में रुचि नहीं लेता है अथवा केंद्र स्थापित करने में असफल होता है तो धरोहर राशि शासन द्वारा राजसात कर ली जाएगी। यानी कि सरकार के पास ये राशि रहेगी अगर आप केंद्र स्थापित करने में असफल होते हैं तो। आगे अगर इस योजना में हम बात करें तो योजना के अंतर्गत लॉटरी के हिसाब से इसमें चयन किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इसमें करना क्या है, 16 तारीख को लॉटरी से चयन होगा और जो चयनित आवेदक होते हैं उनको 21 अगस्त 2024 को कृषि यंत्र कार्यालय यंत्री के संभागीय मुख्यालय पर प्रोजेक्ट निर्धारण संबंधित 1 दिवसीय शिविर यानी कि ट्रेनिंग रहेगी उनकी 21 अगस्त को। जो भी 16 अगस्त को चयनित होता है लॉटरी के माध्यम से उनकी 21 अगस्त को एक ट्रेनिंग रहेगी और ट्रेनिंग में उन्हें पूरी जानकारी दी जाएगी। आगे बात करें तो लॉटरी से चयनित आवेदकों को सीए के माध्यम से बनाए गए अपने प्रोजेक्ट संबंधित कृषि यंत्री कार्यपालन यंत्री मार्गदर्शी शिविर के हिसाब से 10 दिवस में प्रस्तुत किए जाने होंगे। यानी कि 10 दिन के अंदर अंदर उन्हें पूरे अपने सीए के द्वारा जो भी फाइल है या डॉक्यूमेंट है वो उन्हें ट्रेनिंग के जरिए 10 दिनों में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिले हेतु निर्धारित लक्ष्यों में दृष्टिगत रखते हुए कृषि यंत्र कार्यालय यंत्री द्वारा प्रोजेक्ट को परीक्षण उपरांत सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अंतर्गत आवेदन कराया जाएगा। यानी कि देखा जाए तो कस्टम हायरिंग योजना में सरकार द्वारा जो फंड है हितग्राही को 3% का ब्याज अनुदान भी प्राप्त होता है इस योजना में। यानी कि 3% की जो सब्सिडी है वो ब्याज की वो अलग से मिलेगी। उसके बाद भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट की कॉल लेटर गारंटी भी दी जाएगी। सरकार की तरफ से एक गारंटी दी जाएगी कॉल लेटर पर। ये दोनों सहायता कस्टम हायरिंग योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाले 40% अनुदान के अतिरिक्त होगी। यानी कि 40% अनुदान अलग से रहेगा, उसके अलावा 3% की जो है वो अलग से रहेगी सब्सिडी। दूसरी ओर बात करें तो बैंक से जो मार्जिन मनी है उसका भी समय निर्धारित किया गया है। अगर ये समय निर्धारित समय में अगर ये मार्जिन मनी बैंक में जमा नहीं होने के उपरांत हितग्राही को शासकीय व्यय पर प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। प्रशिक्षण में एक बार चयन होने के उपरांत आवेदक को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण केंद्र पर उपस्थित होना पड़ेगा। उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य के लिए पृथक से कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। किसी भी परिवार के व्यक्ति को आप इसमें नहीं ले जा सकते, सिर्फ आपकी जगह रहेगी। और बैंक द्वारा जो भी आपका समय निर्धारित किया गया है इस योजना से संबंधित है वो आपकी जो मार्जिन मनी है वो समय अवधि के अंतर्गत ही आपको जमा करनी है। आगे अगर हम बात करें तो इस योजना में पात्रता एवं शर्तें हैं। तो उससे पहले बात करें तो परीक्षण उपरांत आवेदक द्वारा केंद्र की स्थापना किए जाने हेतु भौतिक सत्यापन की कार्रवाई संपादित की जाएगी। सत्यापन में उपयुक्त पाए गए प्रकरणों में बैंक को क्रेडिट लिक्विड बैंक एंडेड सब्सिडी शासन के रूप में अनुदान का भुगतान भी किया जाएगा शासन द्वारा। तो योजना में पात्रता एवं शर्तें क्या है, पहला एक और देख लेते हैं। योजना के अंतर्गत हितग्राही को स्वयं के गांव में कृषि कार्य हेतु कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने हेतु अनुदान दिया जाना है। कस्टम हायरिंग केंद्र के माध्यम से हितग्राही द्वारा कृषकों को कृषि कार्य हेतु किराए पर मशीनें एवं कृषि यंत्र उपलब्ध कराकर सेवा दी जानी है। प्रत्येक कस्टम हायरिंग केंद्र हेतु आवश्यक ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों से संबंधित कृषि मशीनों के क्रय की लागत अधिकतम रुपये 25 लाख। आवेदक सामान्य अनुसूचित जाति जनजाति जो भी है कृषकों का समूह है उनको 40%
अधिकतम रुपये 10 लाख तक का क्रेडिट लिंक बैंक एडेड द्वारा अनुदान दिया जाएगा। अनुदान की गणना तथा मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र 1 दिसंबर 2023 में उल्लेखित किए गए प्रत्येक यंत्र हेतु दिए गए प्रावधान के अनुसार अधिकतम सीमा तय की गई है। आगे बात करें तो प्रत्येक जिले में एक सूची दर्शाई गई है। अनुसार कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए जाने का जो लक्ष्य है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। चौथा क्या है, कस्टम हायरिंग केंद्र हेतु न्यूनतम 10 लाख रुपए और अधिकतम 25 लाख रुपए तक की लागत का स्थापित किया जाना। कम से कम 10 लाख है और ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख है। अगला क्या है, इसमें बैंक ऋण के आधार पर केंद्र स्थापित किए जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी। यानी कि बैंक के आधार पर केंद्र स्थापित किए जाने पर अनुदान मिलेगा। अगर आपका बैंक मना कर देता है ऋण देने पर तो आपको ये अनुदान की जो पात्रता है वो नहीं मिलेगी। तो अभी तक आपको ये 10 मिनट के वीडियो में बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होगी। कुछ बातें और अभी आगे आनी है। अगर आपने अभी तक वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं किया तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे और महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। इसमें जो छठा है, अनुदान का भुगतान ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक को किया जाएगा जो हितग्राही द्वारा बैंक ऋण की पूर्ण अदायगी किए जाने के उपरांत हितग्राही के खाते में समायोजित हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, अनुदान का भुगतान उसी बैंक के खाते में किया जाएगा जो हितग्राही द्वारा बैंक ऋण की पूर्ण अदायगी किए जाने के उपरांत हितग्राही के खाते में समायोजित होगा। या जो बैंक आपने लगाया है, जिसके खाते आपने लगाए हैं, उसी बैंक में आपको ये जो राशि है ऋण की वो दी जाएगी। सातवां क्या है, योजना के अंतर्गत आवेदकों की न्यूनतम 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी, 12वीं पास होना जरूरी है जो आवेदक इसमें आवेदन कर रहा है। उसके बाद बात करें तो योजना के अंतर्गत आवेदक की जो उम्र है 1 अप्रैल 2024 को 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। नोट कर लीजिए। पूर्व से ही शासकीय एवं अन्य तरह की जो सेवाएं सरकार की, उसका जो भी व्यक्ति पहले से लाभ ले रहा है उसको इसमें पात्रता नहीं मिलेगी, वो अपात्र रहेंगे। गलत जानकारी पाए जाने पर आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद बात करें तो इसमें भारत सरकार द्वारा 3% की सब्सिडी अनुदान दी जाएगी। और आगे अगर बात करें तो कस्टम हायरिंग क्षेत्र जो केंद्र है स्थापित करना, उसमें 40% अनुदान के अतिरिक्त ये 3% की राशि अलग से रहेगी, जैसा कि मैंने आपको आगे बताया। और इसके बाद एक और है 11वां पॉइंट, वो है 1 ग्राम में एक ही कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले आगे बता दिया है। हमारा 12वां और महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक परिवार एक एफपीओ कृषक समूह को एक से अधिक कस्टम हायरिंग केंद्र प्राप्त करने की पात्रता नहीं है। तो भैया गौर से देख लीजिए, एक व्यक्ति, एक समूह या एक जो भी परिवार का सदस्य एक ही बार एक कस्टम हायरिंग योजना में आवेदन कर सकता है। पात्र होने पर एक ही मिलेगा। अलग अलग जगह से आप आवेदन करते हैं तो आपके आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। और एक ही ग्राम पंचायत या जिला जो भी है। उसके बाद बात करें तो 13वां क्या है, व्यक्तिगत आवेदक की स्थिति में जिस ग्राम में केंद्र स्थापित किए जाना, जहाँ पर जो व्यक्ति है केंद्र स्थापित करता है, आवेदक को उस ग्राम का मतदाता या मूल निवासी होना जरूरी है। उस ग्राम में स्वयं या माता पिता के नाम से भूमि से संबंधित ग्राम में केंद्र का आवेदन हेतु पात्रता होगी। भैया ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा क्या है, एफपीओ मध्य प्रदेश में ही पंजीकृत होना चाहिए, विगत 2 वर्षों से लाभप्रद हो और अनुदान न्यूनतम 300 किसान सदस्य हो। जो समूह व किसानों का वो 300 किसानों का समूह होना चाहिए और 2 वर्ष का उसको लाभप्रद होना चाहिए, वो पंजीकृत होना चाहिए सरकार से, तो उसी को इसमें पात्रता मिलेगी। 15वां क्या है, इसमें आवेदक जिस जिले के अंतर्गत केंद्र स्थापित करना चाहता है उसी जिले के आवेदक को जो आवेदन है वो करना अनिवार्य होगा। 16वां है, आवेदक जिस जिले के अंतर्गत केंद्र स्थापित करना चाहता है उसी जिले के किसी बैंक शाखा से ही अपना प्रकरण स्वीकृत कराना होगा, अन्य जिले में प्रकरण स्वीकृति करने हेतु नहीं भेजा जाएगा। 17वां है, स्वीकृत बैंक ऋण में सब्सिडी की राशि पर बैंक द्वारा हितग्राही से कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। ऋण राशि अदा करने में असफल होने की स्थिति में हितग्राही के अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा। बैंक की ऋण राशि जिसमें अनुदान राशि एवं देय ब्याज सम्मिलित होगा और वापस उसको चुकानी होगी। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट कर लीजिए। स्वीकृत ऋण की वसूली अधिकतम 9 वर्ष में की जाएगी और ऋण स्थापित अवधि अधिकतम 6 माह होगी। यानी कि ऋण की जो वसूली 9 साल तक आपको रहेगा ये सरकार की तरफ से, और 9 साल के भीतर भीतर आपको चुकाना होगा। स्वीकृत किए गए ऋण को 4 वर्ष की अवधि के रूप में लौटाया नहीं जा सकेगा, यानी 4 साल से पहले आपको नहीं लौटाना, 4 साल के बाद लौटाना है। इस अवधि में पूर्व हितग्राही बैंक ऋण से चुकाने में हितग्राही को अनुदान की जो राशि है वो पात्रता में रहेगी। उसके बाद बात करें तो इसमें योजना के तहत क्रय की गई जो मशीनें हैं, यंत्र है, उनको विक्रय हेतु हस्तांतरित नहीं किया जा सका, किसी और को नहीं दे सकते हैं। इसका उल्लंघन किए जाने पर नियमानुसार
अनुदान राशि में ब्याज के वापस करना होगी। राशि वापस न किए जाने की दशा में संपूर्ण राशि की वसूली भू राजस्व वसूली द्वारा की जाएगी। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, हितग्राही को अनुदान राशि केवल मशीनों कृषि यंत्रों की लागत के आधार पर ही होगी। जो मार्केट में रेट चल रहा है उसी के हिसाब से आपको अनुदान की राशि दी जाएगी। उसके बाद बात करें तो यंत्रों के रखरखाव हेतु शेड निर्माण आवश्यकता अनुसार भूमि आदि की व्यवस्था आवेदक हितग्राही को स्वयं करनी होगी। यानी कि सरकार आपके कृषि यंत्र को रखने के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं करेगी, ना ही उस शेड के निर्माण के लिए टीन शेड के लिए घर बना कर देगी कि आप ये कृषि यंत्र यहाँ पर रख सकते हैं। ये जो राशि है आपको अपनी जेब से ही लगानी है। सिर्फ सरकार आपको कृषि यंत्र पर जो सब्सिडी मिल रही है उसी के अनुदान की जो राशि। आगे अगर इस योजना में हम बात करें तो एक इकाई में जो रखे जाने वाली सामग्री है वो निम्नानुसार है। पहली श्रेणी में क्या है, अनिवार्य रूप से रखे जाने वाले कृषि यंत्र ट्रैक्टर है, एक प्लाव और पावर हेरो है, तीसरा एक रोटावेटर है, चौथा एक कल्टीवेटर अथवा एक डिस्क हेरो है, पांचवा सीड कम फर्टिलाइजर सीड ड्रिल, अन्य ट्रैक्टर चलित बुआई यंत्र, छठा है इसमें एक ट्रैक्टर चलित थ्रेसर और स्टर रीपर। उसके बाद बात करें तो आवेदक केवल एक ट्रैक्टर का ही क्रय कर सकता है, यानी कि एक ट्रैक्टर ही खरीद सकता है, एक से ज़्यादा नहीं खरीद सकता। प्रोजेक्ट की जो लागत सीमा के अंतर्गत यदि आवेदन चाहे तो स्थानीय एवं फसल की आवश्यकताओं को देखकर परिशिष्ट 2 में सूची में कृषि यंत्र का क्रय कर सकते। अपनी फसल के हिसाब से भी आप कृषि यंत्र इसमें खरीद सकते हैं, जो गैप देखकर कि कब फसल कौन सी फसल कब तक आनी है उसके हिसाब से। प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर बात करें तो कृषि यंत्र के साथ ट्रैक्टर के साथ मैचिंग में होना चाहिए। उसको पोर्टल पर दर्शाई गई पोर्टल हेतु अधिकतम दरें जीएसटी सम्मिलित से अधिक दर पर क्रय नहीं किया जा सका। यानी कि जो जीएसटी उसमें शामिल रहेगी उसी के हिसाब से क्रय करना होगा, जीएसटी मिक्स रहेगी। ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल में पंजीकृत निर्माताओं की जो सूची है वो दी जा रही है, उसी के हिसाब से आपको क्रय करना है। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो सूची तथा विवरण कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की जो वेबसाइट है www.dbt.mpdag.organization पर उपलब्ध है। और कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने हेतु केवल कृषि संबंधित कार्य किए जा सकेंगे, अन्य कोई कार्य नहीं कर सकता व्यक्ति जो इसमें पात्र है या आवेदन लेना चाहता है। वर्षा काल आदि में जब कृषि कार्य नहीं होते हैं तथा अप्रकृति कार्य भी किया जा सकता है। अकृषि कार्य जो है बारिश के समय कर सकता है। 23वां क्या है, इसमें भारत सरकार द्वारा कृषकों को ऑनलाइन कृषि यंत्र किराए से प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से कृषि मेपर ऐप प्रारंभ की गई है। यानी कि अलग से व्यक्ति जब घर का काम नहीं रहेगा तो सरकार के द्वारा अलग से इस ऐप पर जाकर भी कृषि कार्य कर सकता है, जिसका नाम है ऐप का कृषि मेपर ऐप। प्रारंभ कर दी गई। अनुदान द्वारा प्राप्त सभी हितग्राहियों को अपना पंजीयन भारत सरकार की कृषि मेपर ऐप पर करवाना अनिवार्य होगा। कृषि मेपर ऐप पर पंजीयन की पुष्टि के बाद ही अनुदान प्राप्त किया जा सकेगा। 24वां कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित प्रदाय की स्थिति में कृषि मशीनरी उपकरणों कृषि यंत्रों को सही हालत में आवेदक द्वारा रखा जाना अनिवार्य है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हुआ और पूरा वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर देखने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन किसान भाइयों के पास शेयर करें जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि इसकी आज अंतिम तारीख है। हो सकता है सरकार इसकी तारीख आगे बढ़ा दे, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को भर कर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपने पहले से इस योजना का लाभ लिया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें कुछ सुधार हो तो सुधार करने की अगर बात सरकार तक पहुंचानी है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यूट्यूब या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर ज़रूर करें।